में जुमे 4 दिन भी नहीं हुए ठीक से, लेकिन हालात खराब हो गए। बाइडेन को बरादर ने कॉल कर दिया है। जी हां, स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सोचिए, उप प्रधानमंत्री, तालिबान के उप प्रधानमंत्री को बाइडेन को कॉल लगाना पड़ा। बाइडेन को फोन करके कहना पड़ा कि बचाओ, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। सोचिए क्या हालात हो गए हैं कि तालिबानी आतंकियों को अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन करना पड़ रहा है। देखिए जरा रिपोर्ट। बागी हो गया तालिबानी बरादर। बाइडेन को किया बरादर ने कॉल। तालिबान सरकार की अमेरिका से शिकायत। क्या तालिबान सरकार में पड़ गई है फूट? तालिबान सरकार बाइडेन के लिए गले की हड्डी बन गई है। अफगानिस्तान से जाने के बाद भी बाइडेन को अब तालिबान को संभालना मुश्किल हो रहा है। खबर है कि तालिबान के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर ने बाइडेन को फोन लगा दिया और तालिबान सरकार में सब कुछ ठीक नहीं, इसकी शिकायत अमेरिका के राष्ट्रपति से की है। बरादर ने बाइडेन को इसलिए फोन किया क्योंकि बरादर अमेरिका का करीबी माना जाता है। अमेरिका से बातचीत में बरादर की बड़ी भूमिका थी और अमेरिका से बरादर की नजदीकी ने ही बरादर की तालिबानी पीएम की कुर्सी में रोड़ा अटका दिया और अब तालिबान सरकार पर पाक के दबाव में हक्कानियों का कब्जा बरादर को रास नहीं आ रहा। और आइए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि आखिर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले जानिए बरादर ने बाइडेन को कॉल किया, लेकिन बरादर है कौन? देखिए जरा, आपको बताएं, तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है मुल्ला बरादर। बरादर के बारे में आपको बताऊं कि तालिबानी सरकार में उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी पीएम है बरादर, जिसने बाइडेन को फोन लगा दिया। अमेरिका से सैन्य वापसी का समझौता भी बरादर ने ही कराया था। तालिबान में विशेष अहमियत रखता है बरादर, लेकिन वो बाइडेन के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तालिबान के संस्थापकों में से सह संस्थापक माना जाता है मुल्ला बरादर को। 1994 में तालिबान गठन में शामिल था बरादर और तालिबान संस्थापक मुल्ला अमर का करीबी था। यह हो गई बरादर के बारे में बात। लेकिन बरादर ने बाइडेन से शिकायत किसकी की है कि तालिबान सरकार में सब ठीक नहीं? बरादर ने हक्कानियों की शिकायत की है। देखिए जरा, हक्कानी कौन है आपको बताऊं। हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है सिराजुद्दीन हक्कानी। और सोचिए, बरादर की सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बना दिया गया। बस यही है सारी लड़ाई। अहम पदों पर हक्कानी आतंकियों का कब्जा हो गया है तालिबान सरकार के अंदर। हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान से समर्थन मिला हुआ है और जलालुद्दीन हक्कानी हक्कानी नेटवर्क बनाया था। जलालुद्दीन हक्कानी ने, उनका बेटा है सिराजुद्दीन हक्कानी। सीआईए और आईएसआई का वफादार रहा है हक्कानी और इसी वफादारी का गिफ्ट और अवार्ड भी मिला है सरकार में एंट्री के साथ। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं बाइडेन को बरादर ने कॉल करके क्या कहा। बाइडेन को क्या बताया बरादर ने? दरअसल फोन लगाया मुल्ला बरादर ने, जो झटपटा रहा है पिछले बहुत दिनों से। कुछ इसी तरह से दोनों के बीच बात हुई। बरादर दरअसल बताया कि बरादर ने कि हक्कानी गुट इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है सरकार के लिए। अमेरिका के संपर्क में लगातार मुल्ला बरादर है। मुल्ला बरादर हक्कानी गुट की अमेरिका से शिकायत की है। मुल्ला बरादर ने तालिबानी सरकार में हक्कानी वर्चस्व का विरोध किया है और इसके अलावा तालिबानी सरकार में अहम पदों पर हक्कानियों को लाकर बिठा दिया गया है। यह बरादर को हजम नहीं हो रहा। हक्कानी गुट को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है और मुल्ला बरादर ने बैठकों से लगातार किनारा कर लिया। मुल्ला बरादर, खबर है, काबुल छोड़कर कंधार चला गया। अमेरिका के संपर्क में पहले भी रह चुका है बरादर। तो ये बरादर ने शिकायतें की। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि तालिबान की सरकार में बगावत और गुटबाजी शुरू हो गई है। इससे अफगानिस्तान में क्या होने वाला है, यह आपको बताता हूं। देखिए जरा, अब बड़ा सवाल यह है कि अफगानिस्तान में क्या होगा और अफगानिस्तान का क्या होगा। तालिबान 2.0 की सरकार आखिर चलेगी कैसे? दरअसल तालिबान में अब गुटबाजी बढ़ जाएगी, तालिबानी नेताओं में भरोसे की कमी आ जाएगी और ये एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। इससे क्या होगा कि अफगानिस्तान में सरकार चलाना तालिबान के लिए और मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही नहीं,
इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की जनता को इसका खामियाजा भुगतना होगा। अफगानिस्तान में अस्थिरता, असुरक्षा का माहौल बन जाएगा और हालात इतने खराब हो सकते हैं, इतने हालात बिगड़ सकते हैं कि गृह युद्ध हो जाए, यानी सिविल वॉर हो जाए अफगानिस्तान के अंदर। एक आतंकी दूसरे आतंकी संगठन से भिड़ जाए, बीच सड़क और चौराहे पर गोलियां चलने लगे, सोचिए तब क्या जान माल का नुकसान होगा। आम लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी अगर ऐसे हालात पैदा हो गए। उप प्रधानमंत्री बरादर, जो अमेरिका के साथ शांति वार्ता का प्रमुख चेहरा थे, अब उनकी शिकायत को अमेरिका सहित दुनिया के देश गंभीरता से लेंगे। बरादर के कई दिनों से गायब होने की भी खबरें हैं और तालिबान सूत्रों का कहना यह है कि बरादर बैठकों में शामिल नहीं हो रहा, यानी बरादर ने अब तक बैठकों का बायकॉट कर दिया है। इसके बाद तालिबान पर दुनिया का दखल बढ़ गएगा। अमेरिका सहित दुनिया के देश तालिबान के सामने मुश्किल शर्त रख सकते हैं। पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा तालिबान और मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि तालिबान के पास अपने आतंकियों को पैसे देने के लिए फंड नहीं है और इससे तालिबान के खिलाफ इन लोगों का गुस्सा और बढ़ सकता है, जिस पर काबू पाना तालिबान के लिए और मुश्किल हो जाएगा। आइए, यह बात हो गई तालिबान की कि किस तरह हालात बिगड़ने वाले हैं, लेकिन अब बात करेंगे पंजशीर की। जी हां, साले के आंसू मांग रहे हैं बदला। अमरुल्लाह साले का एक वीडियो सामने आया है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अमरुल्लाह साले के भाई की हत्या कर दी गई थी। ये जो आप देख रहे हैं अमरुल्लाह साले को, जो कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, बिलख बिलख कर फूट फूट कर रो रहे हैं भाई की मौत के बाद। अमरुल्लाह साले, इनके भाई को तालिबान ने जान से मार दिया। उसके बाद उनका ये वीडियो आया है और अब अमरुल्लाह साले तय कर चुके हैं कि इन आंसुओं का बदला, भाई की हत्या का इंतकाम वो तालिबान से जरूर लेंगे। देखिए रिपोर्ट। साले के आंसुओं में बह जाएगा तालिबान। साले के आंसू मांग रहे भाई की मौत का बदला। भाई की मौत के सदमे में साले। अमरुल्लाह साले के ये आंसू उस भाई की याद में ही जिसकी तालिबान ने क्रूरता से हत्या कर दी थी। साले भले ही अपने भाई की हत्या से भावुक हैं, लेकिन उनका हौसला अब भी फौलाद की तरह मजबूत है। तालिबान ने रोहुल्लाह साले, जो अमरुल्लाह साले से बड़े भाई थे, उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। तालिबानी आतंकियों ने पहले उन्हें टॉर्चर किया, फिर उनका गला काटकर हत्या कर दी थी। जब तालिबान ने अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा करना शुरू किया, तब अमरुल्लाह साले काबुल में तालिबान को रोकने के लिए रणनीति बना रहे थे। लेकिन काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले साले पंजशीर पहुंच गए, क्योंकि वो जानते थे कि पंजशीर के शेर ही तालिबान को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन शेरों की घाटी में जन्मे अमरुल्लाह साले अब भी डटे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लड़ाई अभी बाकी है। पंजशीर की घाटियां अब भी तालिबान को मौत का पैगाम दे रही हैं। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि तालिबान ने साले को कई जख्म दिए हैं। इस वक्त साले बहुत गुस्से में। क्या कुछ हुआ है साले के साथ? अमरुल्लाह साले को अपनों को खोने का दर्द पहली बार झेलना नहीं पड़ा है। इससे पहले भी अमरुल्लाह साले का परिवार तालिबानी आतंकियों का निशाना बन चुका है। दरअसल आपको बताऊं कि साले की एक बहन थी जिनका नाम था मरियम। मरियम नाम की अमरुल्लाह साले की बड़ी बहन थी, जिन्हें 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने की कोशिश की। उस दौरान अमरुल्लाह साले तालिबान से बचकर काबुल से निकल भागे थे, लेकिन तालिबान ने अमरुल्लाह साले की बड़ी बहन का अपहरण कर लिया। जी हां, उनकी बहन को अगवा कर लिया था तालिबान ने। तालिबान ने साले की बहन मरियम को बुरी तरह से टॉर्चर किया। तालिबान के टॉर्चर की वजह से साले की बहन की पहले मौत हो चुकी है। खुद साले ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1996 में जो हुआ, उसके बाद से तालिबान को लेकर उनका नजरिया, उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। उस घटना ने तालिबान के खिलाफ गुस्सा भर दिया उनके अंदर। तालिबान ने अमरुल्लाह साले के बड़े भाई को पिछले दिनों
जिनका नाम था रोहुल्ला साले, उनकी हत्या कर दी। तालिबान ने रोहुल्ला साले को काबुल जाते वक्त पकड़ लिया। यानी आप जो साले देख रहे हैं, साले के पीछे जो जिन्हें देख रहे हैं, ये उनके बड़े भाई थे जो काबुल जा रहे थे। तालिबान ने पकड़ लिया उन्हें और उन्हें जान से मार दिया, जिसके बाद रोहुल्ला को पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और उसके बाद उनकी बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। न सिर्फ हत्या की, बल्कि आपको बताऊं, अमरुल्ला साले के भाई के शव को देने से भी तालिबान ने इनकार कर दिया। तालिबान ने कहा कि उनके भाई का शव इसी तरह सड़ जाने दिया जाए। बहरहाल, लेकिन अमरुल्ला साले अब बदला लेकर रहेंगे, तय कर चुके हैं। साले फिलहाल पंजशीर घाटी में है। उनकी तस्वीर जो सामने आई वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अमरुल्ला साले की तस्वीर है। पहाड़ों के दरमियान अमरुल्ला साले अभी भी तालिबान से लोहा ले रहे हैं। न सिर्फ अमरुल्ला साले, बल्कि वो शख्स जिसने तालिबान को लगातार चुनौती दी है, अहमद मसूद, वो भी इस वक्त पंजशीर में मौजूद है और ये दोनों मिलकर तालिबान को घुसने से रोक रहे हैं। अहमद मसूद की तस्वीर सामने आई थी, लेकिन आपको बताएं, अहमद मसूद को पूरी दुनिया में इस वक्त सलाम किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन की तस्वीर मैं दिखाऊंगा कैसे यूरोपियन यूनियन में यह आवाज उठ रही है कि अमरुल्ला साले नहीं के साथ अहमद मसूद को यूरोपियन यूनियन में बुलाया जाए और यहां आने के बाद उनका संबोधन हो। यानी पूरी दुनिया अहमद मसूद के साथ आकर खड़ी हो गई। खुद यूरोपियन यूनियन में उनकी आवाज सुनाई दे रही। सुनिए जरा। यूरोपियन यूनियन में गूंजा मसूद का नाम। Ahmed Massoud Jr. against the Taliban regime, fighting for a better future. पंजशीर के शेरों को यूरोपियन यूनियन का सलाम। Invite Ahmed Shah Massoud to this house. Welcome him. 20 साल बाद यूरोपियन यूनियन में मसूद का इस्तकबाल। We welcomed him 20 years ago. मसूद पंजशीर में तालिबान से लड़ रहे हैं और दुनिया मसूद के साथ आकर खड़ी होने लगी है। यूरोपियन यूनियन को इंतजार है अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का, जिनके हौसले के आगे तालिबान जैसे खूंखार आतंकी भी ढेर हो गए। Some 20 years ago, the great Ahmed Shah Massoud visited this house, the European Parliament, and he was warmly welcomed. Now, Commander Massoud led the heroic fight against both the communist occupation and later against the Taliban in search for a better future. And he would have fought the Taliban regime today if it wasn't for Osama bin Laden's henchmen who killed Massoud just 2 days before 9/11. But, dear colleagues, fortunately today, 20 years later, his son, Ahmed Massoud Jr. is leading the resistance against the Taliban regime, fighting for a better future. Now let us again invite Ahmed Shah Massoud to this house. Welcome him like we welcomed him 20 years ago and work together with him on that better future in Afghanistan. Thank you. 20 साल पहले की बात है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। यूरोपीय संघ में बैठा हर सदस्य सलाम कर रहा था। स्वागत शानदार था और अहमद शाह मसूद उस शख्स का नाम था। अब एक बार फिर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और अमरुल्ला साले के साथ दुनिया खड़ी है, क्योंकि हर कोई जानता है कि जैसे अहमद शाह मसूद ने तालिबान का मुकाबला किया, वैसे ही उनके बेटे अहमद मसूद भी तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। तो यूरोपियन यूनियन अब इसका मतलब पंजशीर के साथ खड़ा है। यूरोपियन यूनियन क्या है, जल्दी से आपको बताएं, जो दर्शक नहीं जानते उनके लिए। ईयू, दरअसल यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है। इसमें 27 देश हैं। कुछ वक्त पहले तक इसमें 28 देश हुआ करते थे और 31 जनवरी 2020 को इंग्लैंड इस संगठन से बाहर निकल गया। यूरोपियन यूनियन सदस्य एक दूसरे को आर्थिक रूप से मजबूती देते हैं, मदद करते हैं। यूरोपियन यूनियन की आधिकारिक मुद्रा यूरो है और ये 19 सदस्य देशों में यूरो का आधिकारिक मुद्रा यूरो है। लेकिन इसका काम है ये अमूमन अफगानिस्तान को पहले भी इस तरह की मदद पहुंचाता रहा है। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर तालिबान पर यूरोपियन यूनियन पहले दिन से सख्त है। ये 27 देश जो हैं तालिबान पर अब तक कठोर रहे हैं। इनका क्या कहना है? यूरोपियन यूनियन पंजशीर के शेर अहमद मसूद के साथ है और तालिबान के खिलाफ मसूद की मदद करने के लिए आगे आ गया।
यूरोपियन यूनियन ने तालिबान को मान्यता देने से पहले इनकार कर दिया था। बड़ी चीज यह है कि ईयू ने तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लियन ने कहा था कि तालिबान को मान्यता किसी कीमत पर नहीं दी जा सकती और न ही तालिबानी आतंकवादियों से किसी तरह की बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने तालिबान के साथ संबंधों के लिए अब कुछ शर्तें रख दी हैं। दूसरे देशों में आतंकवाद के निर्यात का आधार नहीं बनेगा। पहली शर्त यह है कि आतंकवाद अफगानिस्तान से नहीं आगे बढ़ना चाहिए। आम लोगों को मानवीय सहायता और स्वतंत्रता देगा, जो अब तक तालिबान नहीं कर रहा है। तालिबान सरकार को मानवाधिकारों का भी पालन करना होगा। तालिबान ने ऐसा भी अब तक कुछ नहीं किया है। प्रेस की स्वतंत्रता का भी पालन करना होगा। पत्रकारों की पीठ लाल कर दी मार मार के। यूरोपियन यूनियन अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार देखना चाहता था। 33 में से 3 पश्तून है, ये 30 पश्तून है 33 में से। ये बता रहा है कितनी समावेशी सरकार है अफगानिस्तान में। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। खुद रिपब्लिक भारत ने यूरोपियन यूनियन के सांसद से बात की, क्या कहा उन्होंने, जरा ये सुनिए। Well, Pakistanis are well positioned right now, looking at from here. In Europe, they have supported the Taliban by not creating a Pashtunistan. They made sure that the Indian influence in Afghanistan was minimal. Now they want to return on investment. I think they're waiting for it. I think they are engaging with the Taliban. And now the game is on, the play is on with the regional powers looking at Afghanistan. And the West, and here in Europe, we are less looking at Afghanistan. And that's why I think it's very important to not leave Afghanistan alone, especially the resistance in the Panjshir Valley and in other parts, because that will always be where the resistance will come from. And I think that it's not just resistance. I think that Europeans will also call for, if you want a stable government in Afghanistan, you need to include some of the ethnic minorities. You need to include some of the northern people there. And you need to be sure that you decentralize your government and not make sure that you centralize everything by a Pashtun government in Kabul. That's not the way that Afghanistan is governed for a long. बड़ी चीज यह है कि यूरोपियन यूनियन पंजशीर को देख रहा है और एक एक खबर के बारे में उसे पता है क्या चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं मोदी ने कैसे उड़ा दी है इमरान और जिनपिंग की नींद। आज रात नींद नहीं आने वाली है इमरान खान को और ना ही शी जिनपिंग को, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामना होने वाला है। इमरान और जिनपिंग को समझ नहीं आ रहा कि पीएम मोदी से नजरें मिलाएंगे कैसे। देखिए जरा पहले रिपोर्ट। पीएम मोदी ने उड़ाई इमरान जिनपिंग की नींद। मोदी के सवालों से डरे इमरान जिनपिंग। गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, ये बातें सुनने को मिलती हैं। एससीओ की बैठक में कैसे देंगे सफाई? तालिबान से यारी पर क्या है जवाब? आज की रात तालिबान के 2 यार इमरान खान और शी जिनपिंग को नींद नहीं आएगी, क्योंकि तालिबान पर अब इमरान और जिनपिंग का पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से सामना होना है। मोदी और पुतिन के आतंक पर वार इमरान और जिनपिंग के पसीने छुड़ाने वाले हैं। आतंकी संगठन की मदद कर तालिबान राज स्थापित करने के पीछे पाकिस्तान का मकसद क्या है और चीन क्यों तालिबान के लिए खजाने खोल रहा है? दरअसल पीएम मोदी ने दुनिया के हर मंच से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। एससीओ की बैठक 16 और 17 सितंबर को तालिबान के कट्टर विरोधी देश तजाकिस्तान में हो रही है। इस बैठक में तजाकिस्तान भी पाकिस्तान से कई सवाल पूछेगा, सबूतों के साथ पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान के कई पड़ोसी देश इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लेकिन पर्यवेक्षक राष्ट्र अफगानिस्तान की इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इससे संदेश जाएगा कि एससीओ ने तालिबान को मान्यता दे दी है। और आइए आपको जल्दी से बताएं इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है। इमरान और जिनपिंग के लिए क्यों मुश्किल होगी, देखिए जरा। ये बड़ी बैठक में
शामिल होगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। शी जिनपिंग भी इस बैठक में मौजूद होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी होंगे, जिनके लिए मुश्किल होगा मोदी का सामना करना। तजाकिस्तान शामिल हो रहा है, उज्बेकिस्तान शामिल होगा, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दुनिया के नेता इस बैठक में मौजूद होंगे इमरान खान और जिनपिंग के साथ। ये कौन से देश के नेता हैं, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। ये जो देश हैं, ये वो देश हैं जो अफगानिस्तान से जिनकी सीमाएं लगती हैं। ये देखिए जरा, ये अफगानिस्तान, और जल्दी से मैं बाकी देश दिखाऊं। बाकी देश भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये आप देख रहे हैं, ये सब अफगानिस्तान के इर्द गिर्द के मुल्क हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं इस बैठक की अहमियत। इस बैठक का नाम है SCO। आइए आपको बताते हैं। ये उससे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं मैं विजुअल कि लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। यानी पाकिस्तान के खिलाफ ये जो प्रदर्शन हो रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तक आतंकवाद फैलाया, ये गुस्सा इस बैठक में भी देखने को मिल सकता है। आइए आपको बताता हूं मैं जल्दी से कि आखिर ये बैठक है क्या, ये SCO भला क्या है। पहले मैं आपको ये बताऊं, फिर बताऊंगा इस बैठक में होगा क्या। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है SCO। करीब 3 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो मुल्क इसमें शामिल हैं उनकी आबादी के हिसाब से 3 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, और आर्थिक और सुरक्षा पर इसका फोकस होता है, और शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना इसका मकसद है। लेकिन इस बैठक में क्या होने जा रहा है सोचिए। जब इमरान खान और जिनपिंग के सामने मोदी बोलेंगे, जब तजाकिस्तान बोलेगा और जब पुतिन बोलेंगे। देखिए जरा आपको बताते हैं बैठक में इमरान और जिनपिंग को कैसे तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। तालिबान को खुलेआम समर्थन पर पाकिस्तान को इस मीटिंग में जवाब देना होगा। पाकिस्तान से पूछा जाएगा कि अफगानिस्तान सरकार गिराने में तालिबान की मदद आखिर क्यों की। इमरान के पास शायद इसका जवाब ना हो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारों में यह बात कहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया यह समझ चुकी है कि पाकिस्तान ने तालिबान की हर तरीके से मदद की। इसके साथ ही ISI चीफ के काबुल दौरे पर भी हो सकता है सवाल किया जाए, आखिर तालिबान के साथ क्या बैठक हो रही है थी, ये दुनिया के देश जानना चाहते हैं। तालिबान कैबिनेट में आतंकियों को मिली जगह पर भी सवाल पूछे जाएंगे। हक्कानी को इतनी ताकत कैसे मिली, पंजशीर पर पाकिस्तान के हवाई हमले को लेकर भी उसे जवाब देना होगा, और यह आसान नहीं। जिनपिंग का इमरान का बचाव करना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही आपको बताऊं, पाकिस्तान तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए इतना उतावला क्यों है, इस पर भी इस बैठक में सवाल किए जाएंगे। भारत के साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी वहां होंगे। बैठक में शामिल हो रहा है रूस तालिबान के समर्थन में था, लेकिन जल्द ही रूस ने यू टर्न ले लिया और तालिबान को मान्यता देने की उसे जल्दी नहीं है, रूस ने साफ कर दिया है। इस बैठक में भी इस पर बात होगी। रूस ने तालिबान की ताजपोशी में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया है, यह भी इमरान के लिए एक झटका था। इधर पाकिस्तान रूस से अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में लगा है, लेकिन आपको बता दें सच यह है कि व्लादिमीर पुतिन अब तक पाकिस्तान के दौरे पर कभी नहीं गए। लगभग 20 साल हो गए, आज तक वो पाकिस्तान नहीं गए। एक और देश के तीखे सवालों से इमरान का सामना होगा। दरअसल तजाकिस्तान तालिबान का विरोध कर रहा है, जबकि तजाकिस्तान पंजशीर के लड़ाकों का खुलेआम समर्थन कर रहा है। तजाकिस्तान ने पंजशीर पर पाकिस्तान के हमले पर सवाल उठाए हैं, और वो सबूतों के साथ पाकिस्तान की बखिया उधेड़ सकता है। इधर तजाकिस्तान में इमरान के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है, तो ये होने वाला है कल की बड़ी बैठक में। तो इतना ही नहीं, आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे यहां से निकलेंगे। यानी SCO की बैठक से निकलेंगे तो अगली बैठक क्वाड में होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच मुलाकात होनी है। लेकिन यहां भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कैसे और किसके लिए? यहां जिनपिंग के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि जिनपिंग लगातार किनारे होते चले जा रहे हैं। तालिबान के आगे पाकिस्तान की यारी में जो हाथ बढ़ाया था, अब वो हाथ कटने जैसी नौबत है। क्वाड में चीन की घेराबंदी होगी। अब आपको बताने जा रहा हूं कि क्वाड में होगा क्या। बैठक में तालिबान पर रणनीति बनेगी, दरअसल कि तालिबान से कैसे निपटा जाए। चीन के लिए मुश्किल यह होगी कि चीन तो पहले ही दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है। चीन पाकिस्तान की जो तालिबान को लेकर नई जुगलबंदी है, यह पूरे दुनिया को पता चल चुकी है कि यह तालिबान का कैसे समर्थन कर रहे हैं। तालिबान के मुद्दे पर भारत अमेरिका फिलहाल साथ साथ है। 24
सितंबर को क्वाड की बैठक होगी। क्वाड की बैठक से चीन परेशान है। ब्रिक्स के बाद क्वाड के मायने और ज्यादा बढ़ गए हैं और भारत ब्रिक्स और क्वाड दोनों में शामिल है, इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है चीन के लिए। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल ये क्वाड क्या भला है और इस बैठक से आखिर निकल कर क्या आएगा जो पाकिस्तान और जिनपिंग के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। 4 देशों का संगठन है क्वाड, 4 देशों का समूह है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। शांति सुरक्षा स्थापित करना इसका मकसद है कि पूरी दुनिया में अमन और शांति हो। चीन विरोधी देशों का सबसे बड़ा मंच है। ये वजह इसलिए क्योंकि अमेरिका और हिंदुस्तान एक साथ आ चुके हैं और उधर चीन और पाकिस्तान तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन चीन क्यों खौफजदा है, आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं। क्वाड देशों की बैठक से भी चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल तालिबान से यारी के बाद चीन ब्रिक्स में फिलहाल अलग थलग पड़ गया है और अब क्वाड में एक नया मोर्चा बनने जा रहा है। आपको बताऊं कि कोरोना काल में इसकी एक बैठक हुई थी, लेकिन तालिबान की वापसी के बाद इस बैठक का महत्व अचानक बढ़ गया और प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल होने अमेरिका जा रहे हैं। मोदी के इस दौरे पर चीन, पाकिस्तान और तालिबान की नजर है। इस बैठक में मोदी और बाइडेन आमने सामने हैं। बैठकर तालिबान समेत कई मुद्दों पर रणनीति बनाएंगे ये लोग। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद बाइडेन की दुनिया भर में आलोचना हो रही और बाइडेन इस बैठक में तालिबान और आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति बनाकर आलोचकों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी इस बैठक में शामिल होंगे और उनके साथ ही जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सोचिए, जब इतने बड़े बड़े नेता दुनिया के एक मंच पर होंगे तो आखिर चीन और पाकिस्तान क्या जवाब, क्या मुंह दिखाएंगे। बेशक ये इस बैठक में ना हो, लेकिन इनके लिए मुश्किलें अलग होंगी। चीन इस बैठक को लेकर बौखलाया हुआ है। दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन में तालिबान का साथ देने को लेकर चीन फिलहाल अकेला पड़ गया है और दुनिया की नजरों में आ गया है और उसे क्वाड की बैठक का फिलहाल डर सता रहा है। चीन ने इस बैठक को लेकर कहा है कि दूसरे देशों को निशाना बनाने को लेकर होने वाली इस बैठक का कोई भविष्य नहीं। सोचिए जरा, चीन को आखिर क्यों परेशानी है इस बैठक पर। चीन ये बात क्यों कह रहा है कि इस बैठक में दूसरे देशों को निशाना बनाया जाएगा, यानी चीन की नजर इस बैठक पर है और चीन को डर भी है। बैठक में किसी तीसरे देश के हितों को टारगेट नहीं करना चाहिए, चीन का कहना है। यानी चीन को पता है कि इस बैठक में तालिबान के साथ जो देश आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने संबंध बनाए हैं, उन पर भी बातचीत होगी, उन पर भी चर्चा होगी। चीन बड़ी आर्थिक ताकत होने के साथ क्षेत्रीय शांति की दिशा में काम कर रहा है। यानी चीन अपनी पीठ खुद थपथपा रहा है और यह बताना चाह रहा है इस बैठक से पहले कि वो एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है और उसका कहना है कि वो शांति की दिशा में काम कर रहा है। सदस्य देशों को कोल्ड वॉर मानसिकता से बाहर आना चाहिए। यानी चीन सीधे सीधे अमेरिका और भारत पर निशाना साध रहा है कि उस बैठक में अगर चीन का जिक्र होगा तो यह कोल्ड वॉर जैसी स्थिति होगी। चीन को इसका एहसास है कि ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थे, ब्रिक्स सम्मेलन के बाद क्वाड हो रहा है। यानी चीन को एहसास है कि ब्रिक्स के बाद एससीओ होना और क्वाड होने से ब्रिक्स की अहमियत कम हो गई और यही चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। ब्रिक्स के बाद होने वाले क्वाड संगठन की बैठक में नया मोर्चा बन सकता है। जी हां, यह मोर्चा होगा क्वाड का। ब्रिक्स की बैठक में अफगानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा उठा था। संयुक्त घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया गया कि अफगानिस्तान आतंक की एक और पनाहगाह न बने। दरअसल इस बैठक में चीन के यार पाकिस्तान और इमरान खान की भूमिका पर भी नजरें रहेंगी। कैसे इमरान खान ने तालिबान की वापसी में मदद की है, इमरान खान का रोल क्या रहा है, इस पर भी हो सकता है चर्चा हो, क्योंकि इमरान खान इस वक्त लगातार तालिबान के साथ मिलकर आगे चल रहे हैं। जिस तरह से छिपकर ही तालिबान का साथ दे रहे हैं और पंजशीर पर किस तरह से इमरान खान और पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा है, यह भी दुनिया के सामने आ चुका है। तालिबान के काबुल पर कब्जे के 1 महीने बाद भी तालिबान का अत्याचार आम अफगानियों को सहना पड़ रहा है और ये तस्वीरें अमेरिका को 20 साल की मेहनत और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद मुंह चढ़ाने वाली हैं, जो इस वक्त तालिबान के जरिए अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं। इधर स्क्वाड विस्तार की भी चर्चा चल रही है, जिससे चीन और ज्यादा चिढ़ गया है। अब यह हो रहा है कि इस स्क्वाड में
दक्षिण कोरिया को, न्यूजीलैंड को और वियतनाम जैसे कुछ और देशों को जोड़ा जा सकता है। इससे चीन इसके खिलाफ क्वाड समूह की ताकत और बढ़ जाएगी, इसलिए चीन इसके खिलाफ है और क्वाड का दबदबा बढ़ जाएगा, इसलिए चीन को यह हजम नहीं हो रहा है और चीन की टेंशन और ज्यादा क्वाड ने बढ़ा दी है। तो बहरहाल कल इमरान खान और जिनपिंग के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है। दुनिया के सामने आतंकवाद और तालिबान को जो उनका साथ है वो बेनकाब हो जाएगा। फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।